कोर्ट बार के अंदर लॉयर्स कन्वेंशन है, इसके अंदर वकला को कह रहा हूं कि पूरी तरह इसमें शिरकत करें, क्योंकि ये जो आप जो तकसीम करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, इसके लिए पाकिस्तान के वकला को इस वक्त स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि आपका काम रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करना पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी का काम है। तो कभी भी हमारा रूल ऑफ लॉ या हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है, ये कभी भी इतना ज़्यादा खतरे में नहीं जो आज है। आज हंगामी शहबाज शरीफ एक मीटिंग करता है कैबिनेट की, और उसके बाद जब लोग तरावियां में मसरूफ होते हैं तो एक फैसला आता है जल्दी जल्दी से पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट क्या है, जिसके अंदर ऑपोजिशन लीडर नून लीग का टिकट लेना चाहता है, उसको ऑपोजिशन लीडर बनाया हुआ एक लोटे को, वो बैठ के जल्दी से फैसला कर लेते हैं कि जी चीफ जस्टिस के ऊपर सो मोटो एक्शन के ऊपर जो भी उन्होंने फैसला किया। देखिए, मैं तो सबसे पहले कहता हूं कि पाकिस्तान में जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, और जो हम अब पाकिस्तान देखना चाहते हैं, जो इंशाल्लाह जो इस दलदल से हम निकलेंगे, तो उसमें गवर्नेंस रिफॉर्म्स भी होंगे और जुडिशियल रिफॉर्म्स भी होंगे, क्योंकि हमें जब तक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट और जब तक हम इस मुल्क के अंदर जल्दी से अपने जस्टिस डिलेड ना हो, इंसाफ के जितनी जल्दी हम इस मुल्क में इंसाफ दे सकें लोगों को, हमारा मुल्क उतनी तेजी से खुशहाली की तरफ जाएगा। वो तो हम सब मुतफिक, लेकिन मैं इनकी नीयत के ऊपर शक कर रहा हूं, और मुझे हमेशा शक रहा है, क्योंकि ये लोग कभी भी अदलिया को आज़ाद और मजबूत नहीं देखना चाहते थे। जिस शहबाज शरीफ ने आज ये जल्दी जल्दी में फैसला किया, और ये सिर्फ और सिर्फ अदलिया के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए किया, और वो क्यों किया है कि इलेक्शन नहीं चाहते। तो सारी चीजें वहीं से शुरू हो रही हैं कि ये सारे डरे हुए इलेक्शन से, उससे भागने के लिए प्रेशर पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इलेक्शन किसी तरह ना करवाए। तो लिए मैं क्यों इनकी नीयत के ऊपर शक करता हूं, ये वो लोग थे, ये शरीफ खानदान, इन्होंने सबसे पहले 1990 के अंदर जब प्लॉट्स के ऊपर इनको बुलाया गया, नवाज शरीफ ने बड़े ज्यादा प्लॉट्स दे दिए थे, रिश्वत दी थी लोगों को, पता नहीं पैसे अरबों रुपए के बनाए थे, मैं 1990 की बात कर रहा हूं। तो एक जज ने लाहौर हाई कोर्ट ने इनके ऊपर उसने इनके ऊपर नोटिस ले लिया, तो तब भी दूसरे जजेस को साथ मिला के रिश्वत दे के उस जज को इन्होंने जीरो कर दिया, और इनको जज वो पसंद थे, और इनके टेलीफोन कॉन्वर्सेशन है कि जज साहब जनाब बेनजीर को 3 साल सजा हो, बल्कि 5 साल हो। ये वो हैं जो कि इनकी टेलीफोन के ऊपर जजेस इनके ऊपर लाइन पे होते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर हमला किया। एक सजाद अली शाह जैसा एक ईमानदार दयानतदार जज चीफ जस्टिस के उसके सुप्रीम कोर्ट पे हमला करके उनको वहां से जान बचा के भागे, और उसके बाद रफीक तारड़ जो इनका जो जिसको इन्होंने सदर बनाया था, उसने वो ब्रीफ केसेस लेके गए और इन्होंने कोयटा बेंच को खरीदा। ये सजाद अली शाह ने अपनी किताब में लिखा है, और इन्होंने रिपोर्ट करवाई, तकसीम किया, और इस तरह एक सिटिंग चीफ जस्टिस को हटाया। अब इनकी ये तारीख है, और ये जज वो चाहते हैं जो कि ऐसे अंपायर जो इनके साथ होते हैं, इनको कभी न्यूट्रल अंपायर का कॉन्सेप्ट नहीं आया, क्योंकि ये इन्होंने गलत काम करने होते हैं। जो भी गलत काम करता है वो एक आज़ाद और मजबूत और क्रेडिबल अदालत को कभी नहीं आने देगा, और इन्होंने इसी तरह हमेशा सारे इदारों के ऊपर अपने लोग उठाए, उनसे गलत काम करवाए। आते साथ ही शहबाज शरीफ ने क्या किया, इसने अपना FIA का हेड अपना बनाया, उसने इसकी 16 अरब रुपए के केसेस थे, 4 उसके अंदर गवाह थे जो कि 2 महीने के अंदर सारे हार्ट अटैक से मर गए। जो डॉक्टर रिजवान FIA का था जिसने इन्वेस्टिगेशन की, उसको हार्ट अटैक वो भी मर गया, तो वो सारा खत्म करवाया। 8 अरब रुपए के इनके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे नैब के अंदर, उसके अंदर भी आते साथ ही पहले अपना आदमी रखवाया, और अपना जो इन्होंने आदमी नैब का हेड लगवाया उसने भी आखिर में इस्तीफा दे दिया कि मैंने इनके लिए काम करते गलत काम करवाते। दोनों इदारों की क्रेडिबिलिटी खत्म की, ना FIA की कोई क्रेडिबिलिटी रह गई, ना नैब की। वो अब वो 2 इदारे रह गए जिनका सिर्फ और सिर्फ काम पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन, मुखालफिन के खिलाफ कैसे केसेस है, और इनके सारों के केसेस जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, इनके केसेस खत्म हो गए। तो इन्होंने जो आज ये जो एक अदालत को प्रेशराइज, सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने के लिए चीफ जस्टिस को किया, सारी कौम आज, जबकि वो हम सब चाहते हैं कि अदालतों के अंदर रिफॉर्म्स हों, लेकिन इनकी नीयत के ऊपर आज सारी कौम समझ गई है कि इनका सिर्फ मकसद है इलेक्शन से भागना, और इनकी सारी जो चालें हैं अब चल रही हैं, और इनके साथ हैंडल्स मिले हुए हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं वो इनके साथ जाके खड़े हो गए, और मैं उसके ऊपर भी बात भी आऊंगा कि फिर कैसे तवक्कुल करते हैं कि जब लोग तनकीद करते हैं तो वो कहते हैं कि जी देखें किसी इदारे की तौहीन होगी। तो जब आप इन लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे जिनको 30 साल से पाकिस्तानी कौम जानती है, जिनकी करप्शन के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, तो फिर कैसे समझते हैं कि लोग भी चुप करके न्यूट्रल हो जाएंगे इसके ऊपर। अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं कि जब इन्होंने फैसला किया कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, तो फिर इन्होंने रहना कैसे था इक़्तिदार में। उस वक्त जनरल बाजवा ने इनके साथ मिलकर जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की जमहूरियत की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं। शायद आमरों के दौरान हो, जनरल मुशर्रफ के दौर में जब मैं अपोजिशन में था, मैं जेल भी गया 8 दिन, मैंने कभी इस तरह की जुल्म नहीं देखा, तशद्दुद नहीं देखा जो जेलों में इन्होंने किया, जो ये जनरल बाजवा ने इनके साथ मिलकर, जैसे ही हमारी गवर्नमेंट गई उसके बाद 25 मई से इन्होंने तशद्दुद करना शुरू किया, और वो बढ़ता ही गया। खास अपना एक आदमी लेके आइए यहाँ जो कि काउंटर टेररिज्म का एक्सपर्ट था, जिसने पाकिस्तान के शहरियों को एक फॉरेन टेररिस्ट की तरह रखा, हर किस्म का तशद्दुद किया, सख्तियां की, सोशल मीडिया के ऊपर की, जो उसके ऊपर अभी मैं आऊंगा। लेकिन इनका सारा मकसद ये था कि जिस तरह पाकिस्तान की कौम भेड़ बकरियां हैं, यानी उनको अच्छे बुरे की तमीज है ही नहीं, जिधर उनको डंडे मारोगे उधर चली जाएंगी। इन्होंने हर किस्म का जुल्म किया, सिर्फ और सिर्फ हम सारी कौम को ये एक्सेप्ट करने में, ये जो इन्होंने चोर हमारे ऊपर लाके बैठा दी।
اور جتنا جتنا قوم ان کو کہتی رہی کہ ہم ان کو نہیں مانتے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اتنا اتنا انہوں نے ظلم بڑھانا شروع کر دیا. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ایسے لوگ آپ لے آئیں جن کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسانوں کو کس طرح، انسانوں میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے، جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ انسانوں کو ان کے ذہن ہوتے ہیں اور ان کے دل ہوتے ہیں، ہارٹس اینڈ مائنڈس اپنے ساتھ ملا کے انسانوں کو آپ جیتے ہیں. آپ ڈنڈے مار کے، تشدد کر کے، رات کو لوگوں کو اٹھا لیں، ان کو جا کے ننگا کریں، ان کو ماریں، ان کو ٹارچر کریں، اور پھر یہ سوچیں کہ یہ سارے جب سنیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو لوگ سب ڈر کے بیڑ بکریوں کی طرح لائن میں لگ جائیں گے. یہ پالیسی رہی. اس لیے ہم نے اپنی ہیومن رائٹس کا جو وائلیشنز ہوئی ہیں اس کا پورا ڈوسیئر دیا. اس میں ہمیں بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا. نہ دیکھیں عورتیں، نہ چادر اور چار دیواری کی ان کا کوئی فرق تھا، نہ کوئی شرم تھی، نہ کوئی حیا تھی، نہ کوئی غیرت تھی. جس طرح کی انہوں نے اس وقت پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ کیا، اور پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ انگریز کے زمانے میں بھی. اگر آپ تاریخ پڑھیں ہماری آزادی کی اور جس میں آزادی کی موومنٹس تھیں، تو پولیٹیکل ورکرز کے خلاف کبھی بھی انگریز کے زمانے میں بھی ایسا ظلم نہیں ہوا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. مجھے نوجوانوں نے آ کے کہانیاں سنائیں